प्रणाम। जय श्री राम। सभी भैया बहनों का ऑनलाइन शिक्षण की यह कक्षा एकादशी वाणिज्य विषय व्यावसायिक अर्थशास्त्र का आज शुभारंभ, जिसमें हमने टॉपिक लिया है अर्थशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं और इस अध्याय से संबंधित कुछ जनरल चीज़ें। सभी भैया बहन पहले तो मेंटलिटी ये बना लें कि यह जो ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है यही आपका शिक्षण है। इसी वर्ष कोरोना काल में हम अच्छे से अच्छा शिक्षण घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहले तो वो हमने को सोचना है और उसके लिए सतत घर पर रहकर ही प्रयास करना है। विद्यालय से संपर्क बनाना है, विद्यालय में पढ़ाने वाले विषयाचार्यों से संपर्क करना है और घर पर रहकर ही हमें सारा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से करना है। जैसे भी सूचनाएं और संदेश हमें प्राप्त होते हैं उनका तुरंत अक्षरशः हमें पालन करना है। अपना अभिभावकों का सहयोग लेकर विद्यालय का सहयोग करना है। अर्थशास्त्र का अर्थ आप सभी लोगों ने 10वीं की सामाजिक विज्ञान जो कक्षा है उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत सारे टॉपिक थे। उन टॉपिक में आप लोगों ने अर्थशास्त्र से जुड़े हुए टॉपिक भी पढ़े हैं, समझे हैं, लिखे हैं और याद भी करें हैं। उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी परीक्षा में आए हैं, आपने उत्तर भी लिखे हैं। तो अर्थशास्त्र एक पर्टिकुलर विषय होकर 11th में आपके व्यावसायिक अर्थशास्त्र है। आर्ट वालों के व्यवहारिक अर्थशास्त्र होता है और वाणिज्य विषय वालों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र होता है। तो सबसे पहले चीज ये आती है कि अर्थशास्त्र है क्या है। तो अर्थशास्त्र का अर्थ समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये इसका अर्थ कर लें। अर्थशास्त्र, अर्थ और शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अर्थ का शास्त्र, यानी कि धन का शास्त्र कह सकते हैं एक प्रकार से। तो अर्थ से जुड़ी हुई जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करेंगे। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो अर्थ से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, इसलिए उनका भी अध्ययन इस अर्थशास्त्र में किया जाता है। बात आती है यहाँ पर अर्थशास्त्र के अर्थ के बाद में परिभाषाओं की, क्योंकि अर्थशास्त्र एक संपूर्ण विषय है। प्राचीन समय में देखें तो बहुत सारी गतिविधियां होती थी, अर्थ से जुड़ी हुई जितनी भी क्रिया हैं वो सारी क्रियाएं अर्थ से ही संबंधित होती थी। प्रत्येक राजा अपने राज्य में कर लगाता था, कर वसूल करता था और उन इकट्ठे हुए पैसे को वापस से जनता के ऊपर को खर्च करता था। साथ ही साथ वहाँ के जो नागरिक हैं, देश के जो नागरिक होते थे, वो सब नागरिक अपनी अपनी दिनचर्या, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कर्म किया करते थे, क्रिया करते थे। उस क्रिया के आधार पर ही उनको अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता जो होती है परिवार की, उनकी पूर्ति करने के लिए अर्थ की प्राप्ति होती थी और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। लेकिन यह एक सीमित समय था, लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन होते गए। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में उसका नाम ही उन्होंने अर्थशास्त्र दिया, जैसे हम सब जानते हैं। और आगे चलकर विभिन्न अर्थशास्त्री इसके बारे में रिसर्च करें, सर्वे करें या विभिन्न प्रकार की उन्होंने विचारधाराएं प्रस्तुत की। उन विचारधाराओं के आधार पर ही आज हम जो रूप देख रहे हैं अर्थशास्त्र का, वो सम्मिलित रूप रहकर या सर्वश्रेष्ठ विचार जो आए थे उन सबका सम्मिलित रूप अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। तो परिभाषाओं में सबसे पहले लेंगे एडम स्मिथ की परिभाषा। आप किताब अपने सामने रखें, किताब में परिभाषाएं लिखी हुई है, उन परिभाषाओं को पढ़ें, एक एक शब्द का अर्थ समझें, तभी ये परिभाषाएं हमको याद होगी। बार बार लिखें, फिर कॉपी में नोट करें ये सारी चीज़ें। तो बात आ रही है यहाँ पे एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं। तो ऐसा क्यों, जनक उनको ही क्यों कहा? बाकी अर्थशास्त्री भी हैं, बाकी लोग भी थे, लेकिन जनक उनको क्यों कहा गया? तो सबसे पहले आधुनिक अर्थशास्त्रियों में कह सकते हैं कि बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, लेकिन अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एक पुस्तक का रचना की, द नेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नाम से वो पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम आधुनिक विचारधाराएं प्रस्तुत की। किससे संबंधित? अर्थशास्त्र से संबंधित अपने तर्क प्रस्तुत किए और उन्होंने परिभाषाएं दे दी। उन्होंने परिभाषा दी, अर्थशास्त्र एक धन का शास्त्र है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इस प्रकार की परिभाषा, धन से संबंधित परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की। उनकी विशेषता रही है धन की। धन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सभी मानवीय गुणों का आधार ही धन ही है। व्यक्तिगत समृद्धि से ही सामूहिक समृद्धि संबंधित है। धन का शास्त्र मानने वाली जो परिभाषा प्रस्तुत की वो की
एडम स्मिथ ने। उसके बाद आए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जिसे कहा गया है। मार्शल भी विश्वविख्यात जो अर्थशास्त्री रहे हैं उनमें उनका नाम आता है। तो अल्फ्रेड ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है वो कल्याण संबंधी दी है। कौन सी दी है, यहाँ पर हम नोट करते भी जाएं। जैसे कि एडम स्मिथ ने कौन सी दी, धन से संबंधित। ये शब्द ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों के माध्यम से आप सब क्या कर सकते हैं, इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। एक एक शब्द पर ऐसी परिभाषाओं में से छांटें, अपने याद रखने के लिए ट्रिक बनाएं, तो उसे जल्दी अपने को याद रहेगा। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की बात हो रही है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी दी, कल्याण से संबंधित, कल्याण संबंधी परिभाषा दी। मानवीय कल्याण संबंधी परिभाषा इन्होंने प्रस्तुत की है कि मानव का जो कल्याण है उसका अध्ययन करने वाली जो विचारधारा है, या कह सकते हैं कि जो विषय है वो है अर्थशास्त्र। अगला आए हैं लियोनेल रॉबिन्स, इन्होंने दिया था दुर्लभता संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी। उसके बाद में आए हैं अपने प्रोफेसर जेके मेहता, जिन्होंने विचार दिया सादा जीवन उच्च विचार वाला, सादा जीवन उच्च विचार। इसके बाद में आए प्रोफेसर सैमुअल एल्सन, विकास का शास्त्र इन्होंने माना है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो विकास से संबंधित है या विकास की बात करता है, विकास में जोर देता है। ऐसे विचार इन लोगों ने प्रस्तुत किए, जिसमें बहुत सारे जो विचार है, जैसे प्रोफेसर जेके मेहता सादा जीवन उच्च विचार, इच्छा रहित इन्होंने बात कही है, इच्छा रहित भी लिख सकते हैं कि किसी प्रकार की इच्छा रहित लोगों जो होते हैं, साधु सन्यासी वगैरह, इनको भी इसमें अर्थशास्त्र में शामिल किया जाए। तो ये जो चीजें हैं, एक एक परिभाषा, एक एक प्रोफेसर ने जो परिभाषा दी है उसमें से मुख्य मुख्य चीजें यहाँ पर मैंने लिख दी है, आपको भी नोट कर सकते हैं रफ कॉपी में। लेकिन परिभाषा देखो, पुस्तक में से पूरी परिभाषाएं आपको उसमें लिखनी है, लेकिन याद करने के लिए ये शब्द हैं। इसके बाद में आती है इन एडम स्मिथ की जो परिभाषा है, उन्होंने कौन सी परिभाषा दी, उसकी विशेषता क्या है, तो उसमें भी बहुत सारे बिंदु बनेंगे। परिभाषा संबंधित परिभाषा के अंदर ही वो शब्द है विशेषता वाले। अगला है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने क्या परिभाषा दी, उसकी विशेषता क्या है। लियोनेल वाले, जेके मेहता और प्रोफेसर सैमुअल एल्सन ने क्या परिभाषा दी, उसकी विशेषता क्या है, उनकी आलोचना क्या है, आदि अनेक चीजें इस टॉपिक से संबंधित ही हैं। सबसे पहला अर्थशास्त्र का अर्थ अपने को याद करना है। किताब पढ़े, समझे, नहीं समझ में आए तो अपने विषय चार से संपर्क करें। उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, दूरभाष है, वहाँ आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप विद्यालय में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, जिसमें एडम स्मिथ, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स, प्रोफेसर जेके मेहता, प्रोफेसर सैमुअल एल्सन ने क्या परिभाषा दी है। तो एडम स्मिथ ने कहा है कि ये जो शास्त्र है वो धन से संबंधित है, धन का विज्ञान है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कल्याण से संबंधित है। प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स ने कहा है कि दुर्लभता संबंधी जो सिद्धांत है वो अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। प्रोफेसर जेके मेहता ने सादा जीवन उच्च विचार पर जोर दिया है, और सैमुअल एल्सन ने इसको विकास का शास्त्र माना है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे के टॉपिक इसी टॉपिक पर आधारित है, इसी अध्याय से आधारित रहते हैं, और विषय का नाम अर्थशास्त्र है। इसलिए अर्थशास्त्र का अर्थ, इससे संबंधित परिभाषा है, इससे संबंधित बेसिक नॉलेज हमारे ध्यान में होना चाहिए। हमें जानकारी होना चाहिए हम जो विषय पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसके ऊपर किन किन लोगों ने, किन किन महान लोगों ने क्या क्या रचनाएं प्रस्तुत की है, और अनेक प्रकार की जो चीजें हैं वो किस प्रकार से अर्थशास्त्र से संबंधित अर्थशास्त्र जो विषय है उसमें शामिल किए गए। आगे आता है इसमें, और भी आगे अपन चलते हैं तो इसमें आ जाता है कि इन परिभाषाओं से पढ़ने के लाभ क्या है। अलग अलग परिभाषाओं के अलग अलग लाभ हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र का जो लाभ है वो भी है। अगला है इन परिभाषाओं में अंतर है, विभिन्न प्रकार के अंतर, परिभाषाओं से संबंधित ही अंतर आएंगे। जैसे इन दोनों ने जो परिभाषा दी उसमें क्या अंतर है, मार्शल और रॉबिन्स ने जो परिभाषा दी उसमें क्या अंतर है, रॉबिन्स और मेहता ने जो परिभाषा दी उसमें क्या अंतर है, मेहता और सैमुअल एल्सन ने परिभाषा दी वो क्या अंतर है, वो आखिरी में आएगा। आपका यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा। सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या है। इतनी सारी परिभाषा हमने पढ़ी, समझी, सोची, लाभ पढ़ा, अंतर पढ़ा, उनकी विशेषता पढ़ी। उसके बाद में हमें भी यह जानकारी होना चाहिए कि सब परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या रही आधुनिक अर्थशास्त्र के हिसाब से, या अर्थशास्त्र विषय पढ़ने के हिसाब से अपने को जानकारी होना चाहिए कि इतनी सारी परिभाषा है। क्योंकि
अलग अलग लोग अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं और वो परिभाषा बन जाती है। तो इन विचारों में सर्वश्रेष्ठ विचार अर्थशास्त्र से संबंधित कौन सा रहा है, अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप ये होमवर्क आप नोट करिए, याद करिए, फिर कॉपी में लिखिए, फिर कॉपी आपने यदि बना रखी है, पहले से ये विचार लिख रखे हैं, ये टॉपिक आपने लिख रखे हैं, तो आप प्लीज़ विद्यालय में पधारें और अपने जो विषयाचार्य हैं उनसे संपर्क करें, कॉपी चेक कराएं। यदि किसी को इस टॉपिक से संबंधित, फिर कॉपी से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो विषयाचार्य से वो कांटेक्ट कर सकता है, विद्यालय में आकर कांटेक्ट कर सकता है। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। जय जय श्री राम।